सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज जो है तो कुछ चिकित्साओं पर जो है तो चर्चा करते हैं और हमारे साथ जो है तो यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रवीण शर्मा जी हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है आज जिन स्थितियों पे मतलब काफ़ी तरह की जो है चर्चाएं होती हैं, चाहे बाज़ारों में हो या चाहे कहीं भी आप देख लीजिए। और एक तरफ पूरा कोरोना का जो सिस्टम चल रहा होता है, चारों तरफ एकदम हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कई तंत्र ऐसे हैं जो अफवाह तंत्र के नाम पर जो जाने जाते हैं और जो आज काम भी कर रहे हैं। जैसे पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि वैक्सीन को लेकर के लोग कितनी सतर्कता रखें और कितना जो है तो उस पर मतलब जो विश्वास करना ना करना, लोग वैक्सीन लगवाने से आज डर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए था? अभी तो जैसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, वैक्सीन को लेके हम क्या एहतियात बरते न बरते मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमने फर्स्ट डोज वैक्सीन लगवाया, पहले तो हम जब वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्लीन एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। हमको ये पता है कि वायरस फैला हुआ है, तब हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। तो हम प्रॉपर अपना मास्क, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हुए जाएँ, है ना। वहाँ पे जब वैक्सीन लगाने की लाइन में लगते हैं तो प्रॉपर गैप मेंटेन करके रखें। ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगने से पहले हम किसी की चपेट में आ जाएँ किसी वायरस के। तो पहले तो एहतियात यही होगा कि हम बिल्कुल दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें और हैंड सैनिटाइज़ करते रहें। जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बाद भी हमको लोगों से दूरी बनाते हुए अपने जब घर पहुंच जाते हैं तो अपने को नहा धो के फिर अंदर जाना है, ताकि हमारे जो कहीं भी अगर कोई वायरस होगा तो वाइप आउट हो जाए और हम घर में उसमें हो जाए। फिर हमको इतना ध्यान रखना है कि हम अभी जैसे ही वैक्सीन लगता है, वैक्सीन हमारे बॉडी में एक्टिविटी स्टार्ट करती है तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाता है। और जब हमारी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हम और प्रोन हो जाते हैं कि हमारे ऊपर वायरस अटैक कर सकता है। तब तक हमको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखें, कोई मास्क लगा के रखें, कोई हमसे मिल रहा है तो वो दूर रहे, वो भी मास्क लगा के रखें। तो ज़्यादा बेटर है कि हम कहीं भी पब्लिक प्लेस में ना जाएं। अब जब फर्स्ट फेज़ का जब इम्यूनिटी डाउन होता है फिर धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ना शुरू होता है ना। और हमारे अंदर जैसे भी इम्यूनिटी डाउन हुआ फिर इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हुआ, फिर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बढ़ना शुरू होती हैं। जब सेकेंड डोज लग जाता है, सेकेंड डोज लगने के 15 दिन बाद तक हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस चालू होता है। और 15 दिन के बाद से वो हमारे यहाँ लगभग हमारी एंटीबॉडी 70 से 80%, 90% एंटीबॉडी बॉडी में शरीर में बन जाती है। तब हम फुल्ली वैक्सीनेटेड कहलाते हैं। और अब हम अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो हमको लेकिन एहतियात वही बरतना है जो हम पहले बरत रहे थे। लेकिन अब ये अंतर आ जाता है कि अब अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं और हमको कोविड हो ही भी जाता है तो अब हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना बूस्टअप हो चुका है कि वो वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है। तो हाँ, हमको लक्षण आ सकता है, बुखार आ सकता है, लेकिन हमारी जान नहीं जाएगी, हमको नुकसान नहीं होगा, हमारे फेफड़े खराब नहीं होंगे, हमारे अन्य ऑर्गन खराब नहीं होंगे। ये उसके फ़ायदे हैं और ये एहतियात हमको बरतना है। दूसरी तरफ सर ये तो ठीक है कि आपने बताया कि कैसे जो है तो हमको एहतियात बरतना है वहाँ पर, लेकिन जो एक अफवाह तंत्र जो काम कर रहा था बीच में, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद जैसे अगर किसी की मौत हो जा रही है या कुछ भी है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जब कोविड नहीं था तब भी सुनने में आता था इसको हार्ट अटैक हो गया, उस गांव में वो भला व्यक्ति था एक्सपायर हो गया, है ना। किसी शहर में सुनने में आता था कि वो अस्पताल में भर्ती था, उसको अचानक हार्ट अटैक हो गया, एक्सपायर हो गया। लेकिन जब से कोविड आया है हमने एक मास लेवल में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है। तो जो व्यक्ति कोविड नहीं था और एक्सपायर हो रहे थे हार्ट अटैक से, इसी टाइप के जो कार्डियक पेशेंट हैं, वैक्सीन लगने के बाद भी वैक्सीन के कारण नहीं, हार्ट पेशेंट होने के कारण या कार्डियक प्रॉब्लम के कारण उनकी डेथ हो रही है। तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, गलतफहमी लोगों के साथ ये हो रही है कि हो सकता है वैक्सीन लगवाने से हुआ हो, लेकिन ऐसा है नहीं। वैक्सीन ना होता, कोविड ना होता, तब भी उनको वो हार्ट अटैक आता और वो अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो एक्सपायर हो जाते, है ना। तो ये डिफरेंस आ रहा है। आज के डेट में कुछ भी होता है तो हम उसको कोविड से लेके जोड़ते हैं, वैक्सीन से लेके जोड़ते हैं। आज के डेट में अगर हम वैक्सीन लगवाया, हमने छींक भी आ गई तो वह तो कोरोना के वो वैक्सीन लगवाने से हुआ है। ये एक जो भ्रांति है, ये एक व्यक्ति को तभी माइंड में सेट होता है जब कोई बताने वाले 4 हो जाते हैं। जैसे गांव में क्या होता है कि लोग बैठे हैं, लोक कथाएं चलती हैं दुनिया जहान की, है ना, तो वो भले काल्पनिक हों लेकिन लोग उसको सच मानते हैं। वैसे ही वैक्सीन का हाल है। वैक्सीन लगा 100 लोगों को, एक को ज़्यादा बुखार आया, वो बोल दिया अरे बहुत बुखार आवा थे, अब तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो हल्ला मच गया कि वैक्सीन से तो बुखार आता है, वैक्सीन नहीं लगवाना है, वैक्सीन से तो मर जाते हैं, वैक्सीन नहीं लगाना है। मरा हो चाहे ना मरा हो, अगर कोई एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दिया, कोई व्यक्ति, कोई भी नोटोरियस व्यक्ति एक स्टोरी क्रिएट कर दिया कि वो फलाना व्यक्ति वैक्सीन लगवाया था और वो 1 घंटे बाद मर गया, उसको तो वो उसको प्रोपगेट हो गया, वो धीरे धीरे सर्कुलेट हो गया। तो गांव में तो
वही चीज़ ओरिजिनल कहला गई। लोग वो तो बनाया था मनगढ़ंत, लेकिन गांव में क्या हुआ वो, तो ये बहुत बड़ा कारण है और इसको हटाने के भी बहुत ईजी उपाय है। हर गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनी हुई है, शासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई हुई है। और जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जैसे को अपन ने बहुत सारे गांव में देखा कि पूरा गांव का गांव वैक्सीन नहीं लगवाता, वहाँ पे जैसे हमको लगता है कि हमको इस गांव में वैक्सीनेशन कराना है, लोग उम्र दराज हैं, ज़्यादा प्रोन हैं, क्योंकि यंग एज वाले लड़के तो इस भ्रामक जानकारी में नहीं आ रहे हैं। वो तो यंग एज वाले लड़के तो होड़ लगा हुआ है वैक्सीन लगवाने का। जब वैक्सीन से मर नहीं होता तो इतने सारे लोगों को वैक्सीन लग रहा है यंग लड़कों का, किसी के डेथ के बारे में आपने सुना? किसी भी यंग इंसान के अपनी डेथ का नहीं सुना है। उसी इंसान का सुना 45 से ऊपर के में जितने 60 65 70 उनके में डेथ में आप 1-2 केस सुने होंगे, वो भी कार्डियक हार्ट पेशेंट रहा होगा, हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ होगा। अच्छा, वैक्सीन से नहीं। मेन फैक्टर मतलब ये है कि पहले से जो है तो अगर किसी तरह का रोगी हो या कुछ भी हो तो हाँ, उसके लिए थोड़ा सा नहीं, वो हो सकता है वैक्सीन नहीं लगवाता तो भी उसकी डेथ होती। आज हमारे देश में हार्ट अटैक से पर ईयर कितने मरीज मरते हैं, वो उसका एक कैलकुलेशन होगा ना, कितने व्यक्ति हमारे हर साल हार्ट अटैक से मरते हैं। तो कोरोना आने के बाद और वैक्सीन लगने के बाद भी तो वो व्यक्ति उतने व्यक्ति की डेथ एवरेज में होती होगी ना। हम उसको वैक्सीन से क्यों जोड़ रहे हैं? अगर वैक्सीन नहीं लगता तो भी हार्ट अटैक होता और डेथ होती। चूंकि उसको वैक्सीन लगा था तो वो किससे जुड़ गया कि वैक्सीन लग गया इसलिए हार्ट अटैक आ गया। मेरा पर्सनल एग्जांपल हूँ, मेरे फैमिली में मेरे रिलेटिव को भी वैक्सीन लगा था। वो कार्डियक पेशेंट थे, वो बहुत दिन से पेन में भी थे, एंजाइना पेन उनको कंटिन्यूस हो रहा था, लेकिन वो सोचे कि वैक्सीन का समय है लगवा लेते हैं। उन्होंने मेडिसिन लिया, थोड़ी रिलीफ मिल गया तो वैक्सीन वो लगवा लिए, लेकिन उनका हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उनको मतलब हार्ट पेशेंट थे, हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ प्रॉपर, तो उनको हार्ट अटैक आया। उनकी वाइफ ठीक है, उनकी वाइफ हार्ट पेशेंट नहीं थी, उनको वैक्सीन लगा वो ठीक है, लेकिन वो हार्ट पेशेंट थे, है ना। 2 दिन बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट होता तो ठीक हो जाते, है ना, लेकिन वैक्सीन ना लगता और हार्ट पेशेंट होते थे, वो वैक्सीन ना लगता तो भी उनकी डेथ होती। जिस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो भी डेथ होती। तो उसको वैक्सीन से जोड़ लेना ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, वो उससे उठ के थोड़ा को उभर के बात करना पड़ेगा, उठ के बात करनी पड़ेगी। ये भ्रांति फैलाना थोड़ा सा गलत है। इसका एक उपाय भी है, क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम है। हमको किसी गाँव में लोग भ्रम में आ गए वो सूजी लगवा लिया मर जाते हैं, है ना। अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड ले लो, हमारा वो समग्र आईडी ले लो, लेकिन हम वैक्सीन ना लगवाएंगे। ये इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है उस गांव का जो नेता, उस गांव के जो माननीय व्यक्ति है ना, उस गांव के जो क्राइसिस मैनेजमेंट के मेंबर हैं, भाई माननीय मंत्री जी हैं, वो दोनों डोज लगवाए हैं, वो तो सुरक्षित हैं, है ना। तो ऐसे कैसे है कि वैक्सीन लगवाने से अगर मरते तो मुझे 2 डोज लगे हैं तो मैं जिंदा क्यों बैठा हूँ यहाँ पे सामने? माननीय मंत्री जी को लगा है तो वो क्यों है लाइव, है ना। जो भी पॉलिटिशियन है, कलेक्टर मैडम है, हर किसी को लगभग वैक्सीन लगा है। फ्रंट लाइन वर्कर, वो हेल्थ वर्कर, सबको लगा है। हमारे पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को लगा है। हमारे हॉस्पिटल स्टाफ में किसी की डेथ हुई हो तो आप बताइए। आप पहले भी आए होंगे तो वही स्टाफ था, आज भी वही स्टाफ आपको मिलेगा, है ना। तो वो चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे हमको कहीं वैक्सीनेशन कराना है कि हम चाहते हैं तो उनको हम डायरेक्ट जाएंगे और वैक्सीन सत्र लगा लेंगे, कभी वैक्सीन नहीं होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट के मेंबर जाएं, उनको एक दिन पहले सबको समझाएं, एक एक व्यक्ति से बात करें और एक लिस्ट तैयार करें कि इस गांव में 100 लोगों का कन्वेंस हो गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। फिर दूसरे दिन हम उस दिन सेशन लगाएं और उन्हीं लिस्ट के 100 व्यक्तियों को हम वैक्सीन लगा दें। और जब वो 100 व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के बाद सुरक्षित रहेंगे ना, है ना, उसमें से हम ज़्यादा हो तो उनसे पूछ भी लें कि आपको किसी बीमारी तो नहीं है, उनको ना लगवाएं, उनको थोड़ा सा हॉल्ट कर लें, उनको पहले उनकी जांच करा लें, उसके बाद लगवाएं। लेकिन जब वो 100 व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे ना, और फिर उस गांव का पूरा भी जो सोच है वो बदल जाएगा। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे फर्स्ट वैक्सीनेशन जो हो रही है, जो फर्स्ट में किसी को टीका लगा कोरोना का, तो उसके बाद सर लगभग कितने दिन की जो है तो वो होनी चाहिए बीच में गैपिंग? देखिए, वैक्सीन नई है, ऐसा तो नहीं है 10 साल 20 साल से वैक्सीन आ रही है, तो निरंतर उस पर रिसर्च चल रहा है। जो शुरू में जब डाटा आया था तो पर हर वैक्सीन का एक मिनिमम गैप होता है, वो है 4 वीक्स का, मतलब 28 दिन का। तो पहले उस प्रोटोकॉल में चला, हमें 28 प्रोटोकॉल में हमने वैक्सीन लगवाया था। फिर उसमें जब वैक्सीन लोगों को लगने लगे तो कुछ रिसर्च होना शुरू हुआ, तो उसमें ये समझ में आया कि तब तक वैक्सीन को लगे भी बहुत दिन नहीं हुए थे। तो ये समझ में आया कि 28 दिन से ज़्यादा बेटर रहता है 45 दिन बाद लगवाना, 45 से 56 दिन के बीच में, 42 से 56 के बीच में। तो फिर उस गाइडलाइन को फॉलो किया। फिर जब और समय हो गया वैक्सीन लगे तब उसमें भी रिसर्च निरंतर चलता रहा। उसके बाद ये एक डाटा निकल के आया कि अगर हम 3 महीने बाद वैक्सीन लगाते हैं तो फर्स्ट डोज में 60% इम्यूनिटी एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाता है आदमी। अगर उसके बाद लगता है तो वो लगभग 80 to 90% डेवलप हो जाता है, 90-95%। इसलिए इस ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया कि इस गैप के बाद अगर हम लगाते हैं तो जो हमारा वैक्सीन है, एंटीजन है, जो मतलब वैक्सीन दे रहे हैं हम,
वो हमारा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इस ड्यूरेशन को बढ़ाया गया है। और अगर 12 से 16 हफ्ते के बीच में हम लगाते हैं फर्स्ट डोज का सेकंड डोज, तो वो ज़्यादा कारगर, ज़्यादा इफेक्टिव सिद्ध हो रहा है। ये सर जैसे कोरोना के लिए जो है किट दी जा रही हैं आपकी मेडिसिन की जो जी। है, तो उसमें क्या अंतराल है सर? मतलब उम्र दराज लोगों के लिए अलग होगा या बच्चों के लिए अलग, ऐसा करके कुछ? हाँ, जो जनरल मेडिसिन की गाइडलाइंस होती हैं कि बच्चों में ये डोज़ होना चाहिए और बड़ों में वो डोज़ होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई हम किसी को किट देते हैं तो हम एज भी देखते हैं, तो उस हिसाब से हम उनको समझा देते हैं कि आपके बच्चे इस एज के हैं तो इसको इतना इतना देना है आपको। जैसे कोई पैरासीटामोल है, किसी को 250 mg देना, हमारे पास 500 की टैबलेट है, इतने मास लेवल में है तो ज़रूरी नहीं है कि हम 250 का अलग बनाएं, 500 का अलग बनाएं। तो हम उनको फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस टैबलेट का आप आधी दीजिए, आधी डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये हम जरूर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और मैक्सिमम यंग एज में, बड़े लोगों में ही ज़्यादा कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। यंग एज का मतलब कम उम्र वालों का बहुत कम रेशो है, तो हम ज़्यादा फोकस तो हम बड़ों के लिए कर रहे हैं। तो हमारा डोज तो एडल्ट वाला ही रहता है, लेकिन अगर किसी बच्चों को देते हैं तो हम जो पीडियाट्रिक डोज उनके होते हैं वो एक्सप्लेन करके देते हैं। अभी सर ये किल कोरोना अभियान जो चल रहा है आप लोगों का, तो किल कोरोना अभियान मतलब किस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि कई सारे लोगों को जो है तो जानकारियाँ नहीं होती हैं, और कई गाँव की शिकायतें भी सर की जहाँ पर आपकी जो टीम है वो शायद नहीं पहुँच पा रही है या ऐसा कुछ, तो इस काम कैसे कर रहे हैं आप? जी जी, नहीं ऐसा नहीं है कि टीम हमारी नहीं पहुंच पा रही। लगभग मैं जब से मुझे अभी लगभग 10 दिन हुआ है ज्वाइन किया, आज मेरा 10वां दिन है। मैं 10 दिन से निरंतर मैं फील्ड में जा रहा हूँ, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा रहा हूँ, घर घर मैं सर्वे करवा रहा हूँ, मैं जांच करवा रहा हूँ। तो हमारे पास तो जो हम टेस्ट कराते हैं उसमें भी खूब सारे पेशेंट हैं, मतलब पब्लिक है जो हमारे टेस्ट कराती है। और हम जब सर्वे में जाते हैं तो हमारा स्टाफ फील्ड में ही मिलता है। अब चूँकि वो गाँव भर के पेशेंट रहते हैं तो हो सकता है वो उसको एज ए टीम ना एक्सेप्ट करते हों कि ये कोई वैसी टीम है जो हमारी जाँच करने आई है, लेकिन वो क्योंकि मेंबर तो गाँव का ही रहते हैं। आशा कार्यकर्ता गाँव की है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव का है, गांव की है, सचिव गांव के हैं, तो सारे वो एक एक व्यक्ति जो भी। अब हमारा जो किल का कोरोना 4 चल रहा है उसमें हम जैसे गांव में सर्वे करते हैं कि इस गांव में इतने केस हैं। हमारे 2 जोन होते हैं, रेड जोन होते हैं, येलो जोन होते हैं। 5 या उससे ऊपर पेशेंट किसी गांव में है तो रेड जोन में आता है, 1 से 4 पेशेंट जिस गांव में येलो जोन में आता है, और 0 पेशेंट मतलब ग्रीन जोन में। तो हमारा किल कोरोना 4 जो है वो रेड और येलो में काम कर रहा है। बाकियों में सर्वे निरंतर चलते रहेंगे जो जीरो जो, लेकिन जो मेन जो वर्कअप है हमारा रेड जोन और येलो जोन में है कि हम इनको कैसे ट्रेस करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। जैसे कोई व्यक्ति पॉजिटिव आ गया हमारी, जहाँ जैसे समझ लीजिए कल एक व्यक्ति पॉजिटिव आया, परासी में 2 व्यक्ति पॉजिटिव आए, आज हमारी टीम गई होगी उनके यहाँ, वो दोनों व्यक्तियों से बात की होगी। हमारे यहाँ प्राइमरी टीम और सर्वे टीम है, तो सुपरवाइजरी टीम है। तो हमारी जो प्राइमरी टीम जाती है तो उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सचिव रहते हैं। वो गए, दोनों से बात किए, कब पॉजिटिव आए, कब लक्षण आया, कब से बुखार चालू हुआ, दवाई मिली नहीं मिली, तब लेवल कराना है उनको, उनके पास किट अवेलेबल है सबके। हर ग्राम पंचायत में हमने विफरात मात्रा में किट अवेलेबल करा रखे हैं, किसी दवाई की किसी को भी कमी नहीं होनी है। अच्छा, जैसे जो पॉजिटिव मरीज जो आ रहे हैं आपके, अगर सपोज पॉजिटिव मरीजों की जो संख्याएँ हैं तो उनको लेकर के जो है तो व्यवस्थाएं कहाँ दी जा रही है आप लोगों के हिसाब से? मतलब यहाँ परासी में या फिर अनूपपुर में ज़्यादा कोई अच्छी व्यवस्था कहाँ पर है? जी जी, अब मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी ने हमें आदेशित किया था कि आप कोविड केयर सेंटर यहाँ पे खोलें और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको यहाँ पे रखें। और हम उस पर मैं आज परासी आया हुआ हूँ, तो आज मैं उसी की व्यवस्था बना रहा हूँ। हमारे यहाँ सेंट्रल लाइन व्यवस्था हो गई है। मान लीजिए कोई पॉजिटिव केस को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पूरी व्यवस्था यहाँ पे उनको देंगे। तो जो भी पॉजिटिव केस हैं, अगर वो घर में आइसोलेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा तो मेन पर्पज़ ये है कि हम उनको घर से निकालना शुरू करें और क्वारंटाइन सेंटर में रखें या CCC में रखें, कोविड केयर सेंटर में। तो हर ग्राम पंचायत में जो वो क्या कहते हैं उसको, हॉस्टल्स होती हैं शायद, बहुत से हॉस्टल्स, हाँ उपस्वास्थ्य केंद्र हैं, तो वहाँ पे उपस्वास्थ्य केंद्र अपन हॉस्टल मेनली प्रेफर करते हैं, क्योंकि उपस्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, वहाँ पे रख पाना पॉसिबल नहीं है। तो हॉस्टल्स जो होती हैं और जो ग्राम पंचायत के कुछ भवन्स रहते हैं, तो वहाँ भवन है, वहाँ पे हम उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन कर भी रहे हैं। बहुत जगह से हमने क्वारंटाइन किया है, बहुत जहाँ पे हमको लगता है यहाँ बहुत घनत्व है, होम आइसोलेशन में रखना ठीक नहीं है, हम उनको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में रख लेते हैं। और CCC हमारा ये है, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। तो अब अगर कोई पेशेंट रहेगा, अगर लगेगा उसको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है या फिर क्या कहते हैं उनको हमको क्वारंटाइन करना है, तो हमारे यहाँ 10 बिस्तर का है, हम यहाँ क्वारंटाइन करेंगे। तो सर एक छोटा सा सवाल और है, नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र आप जान ही रहे होंगे जी, जहाँ पर अस्पताल तो बना हुआ है जी, आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नर्स जो है तो किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। और उसके साथ जो है तो कई ग्राम पंचायतों में भी आपने देखा होगा जहाँ कुछ स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन वहाँ कोई बैठने वाला नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं होता। तो इस पर जैसे कोरोना काल अगर ख़त्म होता तो उसके बाद आपकी क्या उसमें होगी? एक्चुअली क्या है कि इसमें थोड़ा सा वो है कि वो मेरे ब्लॉक में नहीं आता है, वो कोतमा ब्लॉक का पार्ट है। मेरे अनूपपुर, उसमें हमारे यहाँ 4 ब्लॉक हैं, कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ और जतहरी।
तो जो पसान क्षेत्र है वो राजस्व में जरूर अनूपपुर ब्लॉक में आता है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग का ब्लॉक है वो कोतमा ब्लॉक में आता है। तो इसका सही जानकारी तो वही दे पाएंगे। नहीं, फिर भी जैसे जो आपका ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के अंतर्गत क्या सर जितनी ग्राम पंचायतें हैं अपन उन पर चलते हैं थोड़ा सा, क्या कि क्योंकि आप देखिए यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, चाहे आप हरत चले जाइए, दैखल चले जाइए और भी कहीं चले जाइए, जी जी। तो वहाँ पर जो है तो लगातार ताले जड़े होते हैं, आज इन भवनों की स्थितियाँ बड़ी जर्जर होती हैं। और मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सवाल आपसे पहले भी जो बीएमओ थे हमने उनसे भी किया था। जी जी। तो ये उनके पास दैखल की बात कर रहे हैं? मैं दैखल की ही बात करता हूँ सर, और हरत की भी बात कर हरत की बात करें तो अभी तो जैसे जब से मैं आया तो अभी मुझे तो 10 दिन ही हुए हैं, मैंने अभी उसकी जानकारी नहीं, मैं कोरोना के कारण जैसे सारी चीज़ें गतिविधियाँ जब खत्म होती हैं तो उसके बाद का प्रोटोकॉल मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे ही ये कोविड का थोड़ा सा हमारे फील्ड में, क्योंकि सारे स्टाफ तो हमारा फील्ड में है, संस्था में तो कोई है नहीं, हर कोई फील्ड डोर टू डोर जा रहा है पेशेंटों के पास। पेशेंट हमारे पास नहीं आ रहे, हम पेशेंट के पास जा रहे हैं। हमारा पर्पस है कि हम मरीज़ तक पहुँचे, अभी फ़िलहाल हमारा पूरा यही फोकस है। और थोड़ा कोविड का इफेक्ट ख़त्म हो जाए तो फिर मेरा एक ही काम है कि सारे जितने भी फंक्शनल चीज़ों को नॉन फंक्शनल अगर है वो है ना, तो उसको नोटिस करूँ, उसको लिस्ट बनाऊँ उसकी, और हर एक इंस्टीट्यूशन को वापस फंक्शनल करना मेरा टारगेट है। अगर जो जहाँ पे नहीं है तो वहाँ रह के काम करेंगे, क्योंकि उनकी उसने उसी चीज़ की नौकरी ज्वाइन करी है तो उनको वो करना पड़ेगा। और मैं आया हूँ तो मेरे को कराना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तो मैं करवाऊँगा ही। इसके अलावा सर और कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना की स्थितियाँ अभी तो सामान्य है नहीं उस तरह की, फिर भी जो तो लोगों को किस तरह की जो है तो सावधानी बरतनी चाहिए। मैं ये बता दूं कि केस कम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना है नहीं, कोरोना हर जगह है, लेकिन केस कम होने का मतलब ये है कि हम अभी फ़िलहाल एहतियात बरत रहे हैं। हम लॉकडाउन घर में घुसे हुए, हम लोगों के संपर्क में कम आ रहे हैं, इसलिए केसेस कम हो रहे हैं। अभी आप लॉकडाउन जब खुलना शुरू होगा और आप अचानक निकल जाएंगे, वो कोरोना ख़त्म हो गया और अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया और हम बाहर निकल जाएँ, तो वापस ही वही स्थिति में हम पहुँच जाएंगे जिस स्थिति में पहले थे। हमने अभी बीच में शुरुआत में जब फर्स्ट कोरोना का पहला वेव आया, दूसरे वेव के पहले हम बिल्कुल लापरवाह हो गए थे कि कोरोना जा चुका है और हमको कोरोना होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट वेव में हुआ नहीं, बहुत कम लोगों को हुआ, और हुआ तो जल्दी ठीक हो गए। सेकंड वाला म्यूटेंट हुआ, वो इंडिया पेशेंटों को इफेक्ट देने लगा, तो हम ज़्यादा पैनिक हो गए। या तो हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, या तो जब तक कोरोना नहीं होता हम ये सोचते हैं हमको कभी कोरोना हो नहीं सकता, है ना, हर किसी का आप सुनेंगे अरे हम ही कोरोना ना हुई, और अगर कोरोना हो गया तो फिर वो इतना डर जाते हैं कि जैसे पता नहीं उनकी सीधे मौत ही हो जानी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमको दोनों चीज़ को समझना होगा। हमको कोरोना होने से पहले डरना है, कोरोना होने के बाद नहीं। जब हम कोरोना होने से पहले डरेंगे और हम हर एक व्यक्ति को पॉजिटिव मानेंगे, तब हम खुद निगेटिव रहेंगे। आप खड़े हैं कहीं पे, आप समझिए कि ये 4 लोगों के साथ खड़े हैं, 4 पॉजिटिव हैं। अब अगर आप चारों को पॉजिटिव मानेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है अपने आप को दूर रखेंगे उनसे। ऐसे ही हर व्यक्ति को पॉजिटिव समझेगा तो वो एक दूसरे से दूरी बना के रखेगा और खुद नेगेटिव रहेगा। ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। फिलहाल अभी ये कोरोना गया नहीं है, इसके हो सकते हैं बहुत से वेव आएँ, तो ये आपको अपने लाइफस्टाइल में लाना है। जब तक जीवित हैं ये लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी आपको। जी सर, अभी कोरोना की जो तीसरी लहर जिसकी गवर्नमेंट बात कर रही है लगातार, और दूसरी तरफ आपका ये जो कुछ बीमारियां और आई, फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, तो इनके लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? हमारे यहाँ जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस का वार्ड बना दिया गया है, और कोई भी हमारे यहाँ वैसे तो 3 केस आए थे वो भी, लेकिन हमारे यहाँ हमारे एक हॉस्पिटल है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आइसोलेशन, वहाँ से एक केस थे, वो उनका ट्रीटमेंट वहाँ अपोलो में हुआ था। फिर भी वो बहुत इनिशियल फेज़ का था, तो अपन उसको बहुत प्रॉपर नहीं बोल सकते कि ब्लैक फंगस ही हुआ था। फंगल साइनसाइटिस जरूर उनको हुआ था, तो उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ था, कहीं भी ब्लैकनिंग नहीं हुई थी, लेकिन हाँ फंगल केस तो था वो, तो हम उसको ब्लैक फंगस की कैटेगरी में मान लीजिए लेते भी हैं। तो अपने यहाँ ऐसे करके 2 केस थे। और हमारे यहाँ अब ब्लैक फंगस जैसे ही महामारी घोषित हो गए और हमारे यहाँ केस भी 2 दिख गए, है ना। हमारे यहाँ तो डिटेक्ट नहीं हुए, बाहर ही डिटेक्ट हुए। हमारे इन हाउस पेशेंट की हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस वैसे डायग्नोस नहीं हुआ ना, कि केस दिखा, बाहर जाके 2 केस थोड़ा डायग्नोस हुए, वो भी प्रॉपर उसमें ब्लैक फंगस का डायग्नोसिस नहीं था कि बिल्कुल उसको ब्लैक फंगस या ब्लैकनिंग हो गई, जिस हिसाब से आपने फेसबुक यूट्यूब में फ़ोटो देखा होंगे न्यूज़ में, वैसा कोई भी केस नहीं मिला हमारे। अभी हमारे यहाँ CMHO सर ने एक ब्लैक फंगस का वार्ड बनाया है। कोई भी पेशेंट अगर ब्लैक फंगस करेगा उसके लिए अलग प्रोटोकॉल, अलग गाइडलाइन और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। वार्ड्स वहाँ पे डेवलप कर दिए गए हैं, चालू हो गए हैं, फंक्शनल है। कोई भी पेशेंट अगर आते हैं तो अगर आज की स्थिति में आते हैं, आज की स्थिति में उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, और इन्हीं जानकारियों के साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा। और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए कंटेंट के साथ, एक नई चर्चा के साथ। यहाँ पर हम होंगे और हमारे साथ जो है चर्चा करने वाले होंगे।